हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। देखो क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई नो कि यार तुम्हारे ऊपर बहुत सारा सिलेबस है। 19 चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग 12th में आओगे ना, आप देखोगे कि क्लास 11 से भी बहुत कम आपके पास कंटेंट है। आपके पास अभी इतने सारे चैप्टर्स हैं यार, कैसे कवर कराना है उसके लिए। मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आपके लिए सीरीज चल रही है पूरी वन शॉट वाली, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी 4 चैप्टर करवा चुकी हूँ। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का करने वाले हैं, ठीक है। बहुत मिनिमम टाइम में हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर को फिनिश करें, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है, आपके एग्जाम ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ ही है। तो मैं चाहती हूँ कि जिसने भी नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आए, जो पढ़ चुका है उसका भी रिविजन अच्छे से हो जाए, ठीक है यार। तो हम लोग अगर बच्चे सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा इवेंट है जो कैसा है, जो लगातार चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस इवेंट है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस इवेंट है। और दूसरी बात ये, आप अगर सेल इसके नाम से ही देख रहे हो कि एक तरीके की साइकिल है, यानी कि पहले ये होगा, वो होगा, ये होगा, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं पूरे सेल साइकिल को डिवाइड होने के लिए। पूरे सेल को डिवाइड होने के लिए क्या है बच्चे, मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है। मल्टीपल स्टेप्स इसके अंदर बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं और कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर आप छोटे मोटे सेल्स की बात करोगे, जैसे कि यीस्ट है, ये क्या है, ये एक टाइप का क्या है बच्चा, ये एक टाइप का प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसको डिवाइड होने में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि इसका सेल कैसा है, इसका सेल ऐसा है, इसको डिवाइड होने के लिए, 1 से 2 बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ बेटा 90 मिनट्स का टाइम लगता है, 90 मिनट्स का। लेकिन एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने के लिए बच्चा, किसको, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो ये टाइम लेती है कितना, इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू डिवाइड। 24 आवर्स लेती है डिवाइड होने के लिए, ठीक है। हम देखेंगे कि जब ये सेल 1 से 2 बनती है तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ही इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है, सेल साइकिल। पूरी तरीके से साइकिल है और फिर इसके साथ फाइनल ही डिवीजन हो जाता है। क्लियर बात। तो आप इसका डिवीजन देखो 2 फेसेस में देखते हो, सेल डिवीजन। और इस चैप्टर के अंदर आप समझ लो हम पूरे कौन से सेल्स लेकर चल रहे हैं, सारे के सारे यूकैरियोटिक डिवीजन का बात कर रहे हैं। किसका बच्चे, यूकैरियोटिक डिविजन्स का बात कर रहे हैं सिर्फ। तो आप लोग इस चैप्टर के अंदर 2 टाइप का डिवीजन देखोगे। पहला है कौन सा, पहला है माइटोटिक और दूसरा है मियोसिस डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन एंड मियोसिस, 2 टाइप का आप लोग डिवीजन देखोगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन में क्या है, माइटोटिक डिवीजन उन सेल्स के अंदर होता है जो कि क्या है, ऑटोसोमल सेल्स है, यानी कि सेक्स सेल्स, गैमेट्स को छोड़ के हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स मौजूद है उन सब के अंदर बच्चे क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इट अकर इन ऑटोसोमल सेल्स, ठीक है, ऑटोसोमल सेल्स लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो इन ऑल सेल्स अदर देन सेक्स सेल्स, इन ऑल सेल्स अदर देन सेक्स सेल्स। क्लियर। ये जितना इसका कंपैरिजन है ना, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है यार, आपके एग्जाम्स में देखना ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगर आप मियोसिस डिवीजन की बात करोगे बच्चे, तो इसके अंदर क्या हो रखा है, इसके अंदर एक सेल है और वो सेल क्या, सिर्फ और सिर्फ ये वाला डिवीजन हो रहा है केवल और केवल किसमें, सेक्स सेल्स के लिए, या फिर आप इसको गैमेट्स भी बच्चा बोल सकते हो, क्या, गैमेट्स भी बोल सकते हो। क्लियर। आप इसकी बात करोगे तो इसमें किसी भी सेल के अंदर अगर माइटोटिक डिवीजन होगा तो वो केवल और केवल 2 सेल का ही फॉर्मेशन करेगा एट द एंड। 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर सेल्स ही फॉर्म होंगे। अगर आप इसकी बात करोगे तो उसके अंदर पहले 1 सेल से 2 सेल बनेंगे और फिर ये 2 सेल दोबारा से डिवीजन करते हैं, इनके अंदर कितने, 4 सेल, यानी कि इसके अंदर 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, उसके अंदर कितनी, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। 2 आपको डिफरेंस याद रहेंगे। इसके बाद एक और डिफरेंस है, ये है कि जो माइटोटिक डिवीजन है
ये केवल और केवल किस में होगा, हैप्लॉइड सेल्स में होगा यार। किसके अंदर, हैप्लॉइड सेल्स के अंदर होगा, सॉरी डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड सेल्स के अंदर होगा, क्योंकि हमारे सारे सेल्स कैसे हैं, डाइप्लॉइड हैं, यानी कि 2n है। और अगर आप मियोसिस की बात करोगे तो ये केवल किसके अंदर होगा, सिर्फ और सिर्फ केवल गैमेट्स के अंदर हो रहा है, सेक्स सेल्स के अंदर हो रहा है। वो डाइप्लॉइड तो है ही नहीं, वो कैसे हैं, दे आर हैप्लॉइड सेल्स, दे आर हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स होते हैं यानी कि सिंगल एन होते हैं, क्लियर। इसके बाद डाइप्लॉइड होते हैं, ये होते हैं कौन से, ये होते हैं हैप्लॉइड सेल्स। और इसके अंदर देखो कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसके अंदर 4 स्टेप्स के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका जो एम फेज है वो 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। इसके अंदर प्रोफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, क्लियर। अगर आप मियोसिस डिवीजन की बात करोगे तो इसके अंदर 2 डिवीजन हो रहे हैं, पहले एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, फिर वो 2 सेल्स आगे 2 में डिवीजन कर रहे हैं, यानी कि ये 2 स्टेप्स में होंगे, ठीक है। यानी कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 की बात करोगे तो ये सारे स्टेप्स होंगे, बस उनका नाम भी 1 के साथ जुड़ जाएगा, जैसे कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ऐसे ही इसके अंदर ये सारे के सारे नाम जुड़ जाएंगे। इसके अंदर बस क्या सेकंड लग जाएगा, यानी कि प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, सबके सब सेम रहने वाले हैं। और जब मैं आपको ये अभी डिटेल में एक एक स्टेप्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब ये वाला जो फेज है ना, मैं अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि जो ये एम फेज है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन का, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है किसके, मियोसिस सेकंड से। अगर आपने ये पहले वाले पढ़ ली ना तो आप मियोसिस सेकंड तो वैसे ही लिख के आ सकते हो, ये बहुत सिमिलर है। बस इसके अंदर ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ये अगर आपने कर लिया तो आप लोग मियोसिस सेकंड भी लिख कर आ सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है ये वाला भी, ताकि आप वो वाले को लिख कर आ पाओ, क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन के बारे में स्टार्ट करते हैं। माइटोटिक डिवीजन, बच्चे अगर आप लोग माइटोटिक डिवीजन की बात करोगे तो इसके अंदर पूरी ये सेल साइकिल है, और ये आपको बनानी आनी चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेटा आप लोगों को बना के आना चाहिए। इसी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ए बी करके पूछ लिए जाते हैं। कैसे करके, ए बी करके पूछ लिए जाते हैं। दूसरा बनाते हैं, चलो ठीक है। ये पूरा हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसमें ए बी करके पूछ लिए जाते हैं। इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। एक एक करके लिखते चलते हैं। तो देखो जो पूरी की पूरी सेल साइकिल है ना, वो बेटा 2 स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला है कौन सा, पहला है इंटरफेज के अंदर, और दूसरा है एम फेज। इंटरफेज एंड एम फेज, ठीक है, इंटरफेज एंड एम फेज। इसका जो एम वाला पार्ट है वो क्या डिनोट कर रहा है, माइटोसिस, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, माइटोसिस पढ़ रहे हैं,
ठीक है, 2 फेज के अंदर पूरी सेल साइकिल डिवाइडेड है, इंटरफेज एंड एम फेज के अंदर। इंटरफेज के अंदर फर्दर डिवाइडेड है 3 स्टेप्स। कितने बच्चा? 3 स्टेप, G1, एस फेज एंड G2 फेज। और एम फेज के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज एंड टीलोफेज। तो ये वाला पार्ट मैं लिख देती हूँ G1 है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट हम एस फेज में पढ़ेंगे। किसके अंदर? एस फेज के अंदर। ये वाला पार्ट G2 हो गया। ये देखो G2 एस फेज, G2 फेज। और ये पूरे के पूरे कितने पार्ट हैं? ये है इंटरफेज के अंदर पढ़ा जाएगा। किसके अंदर? इंटरफेज के अंदर। क्लियर? इसके बाद ही G2 के बाद स्टार्ट हो जाता है एम फेज। कौन सा बच्चा? एम फेज स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर 4 स्टेप हैं। ये कौन सा आ जाएगा? प्रोफेज, फिर आ जाएगा मेटाफेज, आधा लिख रही हूँ, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। टीलोफेज के बाद एक छोटा सा और स्टेप आता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के आप नाम से ही पता कर रहे हो कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होगा, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टीलोफेज। ये क्या है? ये चारों ही एम फेज है। क्या है बच्चा? चारों ही एम फेज है। तो देखो ये जो सेल है ये अपने आप को पहले तो स्टार्ट करता है, इसको सिग्नल मिलता है कि हाँ यार अब मेरे को डिवाइड होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। बायोकेमिकल सिग्नल्स मिलते हैं। तो पहले सेल्स स्टार्ट करता है G1 फेज से, G1 से फिर जाता है S से जाता है G2 में। ये याद होना चाहिए, ये ऐसे पूछा जाता है, 1 मार्क्स में पूछ लिया, ठीक है। फिर G2 से किस, अरे क्या हो रहा है फिर G2 से जाता है बच्चे किसमें? प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज एंड टीलोफेज एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाती है। और यहाँ पे आके सेल क्या? 2 में डिवाइडेड हो जाता है। इसी सीक्वेंस में आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एक करके सीक्वेंस में देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है सीक्वेंस के अंदर। चलो पहला स्टार्ट करते हैं बेटा किसके साथ? G1 फेज के साथ। अगर आप लोग बच्चा G1 की बात करेंगे तो G1 के अंदर केवल और केवल अपने आप को सेल स्टार्ट करता है, सेल तैयार करता है, सेल रेडी फॉर रेप्लिकेशन, फॉर डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करता है। इसके अंदर पहले साइंटिस्ट समझते थे कि इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, स्टेज के अंदर बहुत शांत बैठा है, सेल के अंदर कुछ ही नहीं हो रहा, लेकिन इस स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। क्या रहता है? सबसे ज्यादा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है इस स्टेज में, ठीक है। तो जब सेल है, देखो आप लोग अगर कहीं पिकनिक के लिए निकल रहे हो तो आप लोग क्या करोगे यार? बैग ले लोगे, है ना, और अपना सारा खाना पीने का सामान, कपड़े रख लोगे। ऐसे ही जब सेल स्टार्ट कर रहा है डिवीजन होना, तो वो सबसे पहले सेल जाता है किसके अंदर? G1 के अंदर। G1 के अंदर तैयार करता है अपने आप को, पैकिंग वैकिंग करता है, खूब सारे प्रोटीन्स बनाता है और सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज एस फेज। एस फेज के बारे में बच्चे आप बात करोगे, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस। और गैप, ये जी क्या रिप्रेजेंट करता है? गैप नाम को। सिंथेसिस फेज के अंदर क्या हो रहा है ना बच्चे, अगर मानो ये सेल था, ये कैसा था? ये कैसा था? डाइप्लॉइड था, ठीक है। तो ये सेल अब कैसा हो जाएगा? इसका डीएनए कंटेंट बढ़ के डबल हो जाएगा, यानी कि 4C हो जाएगा, 4C डीएनए कंटेंट, ठीक है। यानी कि इसका डीएनए कंटेंट किस में बढ़ता है? सिंथेसिस फेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी किसी भी फेज के अंदर डीएनए कभी भी अपना कंटेंट नहीं बढ़ाता। और हाँ एक चीज और, अगर इसका क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, सिर्फ डीएनए का वेट बढ़ जाता है। क्रोमोसोम रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम,
ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, डीएनए का कंटेंट बढ़ जाएगा, अगर 2C था तो कितना हो जाएगा 4C हो जाएगा। और बाकी आप देखोगे कि मियोसिस के अंदर भी सेम चीज हो रही है, मियोसिस के अंदर भी एस फेज के अंदर ही केवल और केवल डीएनए बढ़ता है, बाकी किसी फेज में नहीं बढ़ेगा, बस ये डीएनए डिवाइड होगा, बढ़ता किसी में नहीं है, याद रखना है। ओनली इन सिंथेसिस फेज यू कैन फाइंड दैट डीएनए इज बिकम डबल्ड एंड द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स स्टिल द सेम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेल किस पे पहुंच जाता है, G2 फेज पे, यानी कि गैप 2। किस पे बच्चा, गैप 2 फेज पे पहुंच जाता है। गैप 2 फेज के अंदर क्या करता है, अपने आप को सेल बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन क्या करता है, बनाने लग जाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लग जाता है, क्योंकि अब इसको क्या चाहिए यार, इतना मुश्किल प्रोसेस कर रहा है, 1 से 2 सेल बनाएगा तो उसको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लग जाता है और सेल अपने आप को तैयार करने लग जाता है, ऐसा सेल खूब बड़ा हो जाता है। ऐसा गैप 2 आने तक बहुत बड़ा सा सेल बन जाता है, बहुत बड़ा सा डीएनए हो जाता है। इसका कंटेंट कितना है, 4C एंड क्रोमोसोम नंबर अभी भी सेम ही रहता है। क्लियर, ठीक है, ये पूरी बात रही किसकी, इंटरफेज। ये अभी तक क्या चल रहा है, इंटरफेज। अगर मानो अगर ये सारे सेल्स 24 घंटे लगाते हैं ना, 24 आवर्स डिवाइड होने के लिए, 24 आवर्स, तो इसमें से 95% टाइम किस में जाता है, इसी के अंदर, इंटरफेस के अंदर। यानी कि आप ये समझ लो कि 23 घंटे में केवल और केवल सेल G1, S और G2 को ही कवर कर पाता है। बचे हुए 1 घंटे के अंदर जो अब ये लेफ्ट ओवर 1 आवर होगा ना, लेफ्ट ओवर 1 आवर, उसके अंदर क्या कर देगा, उसके अंदर अब पूरा एम फेज चलाता है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सभी माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, अब सेल किस में आ जाता है, माइटोटिक डिवीजन के अंदर आ जाता है। माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन की बात करोगे तो पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप है प्रोफेज 1, सॉरी 1 तो आएगा ही नहीं, ये तो भी 1 है, यानी कि प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर बेटा क्या होता है ना, स्टार्ट कर देता है अब सेल रेप्लिकेशन करना। सिर्फ 1 घंटे में चारों स्टेप्स हो जाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज एंड टीलोफेज। तो मानो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर पड़े हुए हैं। तो प्रोफेज के अंदर सेल क्या करता है बच्चा, प्रोफेज के अंदर सेल अपने जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है ना, ये सारे राइबोसोम्स वगैरह हैं, वैक्यूल्स हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज बच्चे क्या डिसअपियर्ड होना चालू हो जाती है, सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपियर्ड, सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपियर्ड। ये सारे सेल्स ना गायब होने लग जाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये टूटने सी लग जाती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन, या फिर आप क्या लिख सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम वीक, जिसकी वजह से अब ये पतली होनी चालू हो जाती है, वीक सी होनी चालू हो जाती है, या फिर ब्रोक होनी चालू हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर जितना भी ये क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या पहले तो दिखते नहीं थे, गायब रहते थे, पता ही नहीं चल रहा सेल के अंदर कहाँ है, लेकिन अब धीरे धीरे पास आना चालू होंगे, यानी कि कंडेंस, क्रोमोसोम बिकम कंडेंस्ड, क्रोमोसोम बिकम कंडेंस्ड। क्रोमोसोम बेटा क्या होंगे, अब यहां से कंडेंस्ड होना चालू हो जाएंगे, किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर। क्लियर, फिर इसके बाद बेटा अगर आपकी बुक के अंदर ना ये दे रखा है, प्रोफेज भी 2 स्टेप में डिवाइड कर रखा है, यानी कि अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज एंड लेट। तो लेट प्रोफेज में जब तक प्रोफेज खत्म होने वाला होता है, जब तक इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड हो जाती है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपियर्ड हो जाते हैं, एंड क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं बच्चे, ये कंडेंस्ड, यानी कि दिखते नहीं थे, अभी तक दिख नहीं रहे थे, अब ये दिखना भी चालू हो जाते हैं। फिर जो उसका नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, प्रोफेज के बाद है मेटाफेज। मेटाफेज, सेकेंड स्टेप इज मेटाफेज।
अब मैं केवल सेल के अंदर का न्यूक्लियस ही बनाने वाली हूँ, ठीक है। बाहर का तो देखो वो सब गायब ही हो गया, तो ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्रोमोसोम दिखने लग जाते हैं ऐसे, पास आते हुए ऐसे क्रोमोसोम दिखने लग जाते हैं। ठीक है। मेटाफेज के अंदर बेटा क्या होता है ना कि इसके अंदर यहाँ पे एक एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि सितारे जैसा दिखता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर फॉर्मेशन क्या है, जो कि स्पिंडल फाइबर को बनाता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर इसके यहाँ से ऐसे काइनेटोकोर से ऐसे कनेक्टेड हो जाते हैं, किसके, क्रोमोसोम्स के। पता है इसके डायग्राम्स आपको सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायग्राम्स दिखा के पूछ लेता है सेल कौन सी स्टेज पे है। अगर मेटाफेज के बच्चे अगर आप लोग बात करोगे ना, तो सबसे क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम्स हमेशा मेटाफेज पे दिखाई देते हैं, और कहीं भी दिखाई किसी भी स्टेज में नहीं दिखाई देते, एकदम क्लियरली दिखाई देते हैं क्रोमोसोम। बाकी सेल में कि किसी और स्टेज में क्लियरली नहीं दिखाई देते, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। उसके बाद अगर आप बात करोगे इसके अंदर तो देखो क्रोमोसोम का मैंने आपको क्या बताया था कि अलग क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, क्योंकि ये लोग क्या सेंट्रोमियर से तो यार जुड़े हुए हैं ना, सेंट्रोमियर से थोड़ी अलग हुए हैं। मानो ये क्रोमोसोम है, ये पहले क्या था ना, ये पहले सिर्फ एक ही स्ट्रैंड था, क्रोमैटिड्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स। ये पहले केवल एक ही स्ट्रैंड हुआ करता था, लेकिन एस फेज के अंदर ये वाला एक एक्स्ट्रा बन गया। क्या, ये वाला एक एक्स्ट्रा बन गया, लेकिन हम इसको अलग क्रोमोसोम में थोड़ी काउंट करेंगे, क्योंकि ये अभी भी जुड़ा तो हुआ है। ये अभी भी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से अलग तब तक नहीं होते, तब तक हम इनको अलग अलग क्रोमोसोम में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो एक सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है और इसका ये एक पार्ट बन जाता है। तो मेटाफेज के अंदर बच्चे क्या हो रहा है, मेटाफेज के अंदर आप बोल सकते हो कि जितने भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड्स। एक क्रोमैटिड दूसरा क्रोमैटिड्स को क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो मेटाफेज के अंदर बच्चे क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहाँ आ जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बिकम वेरी विजिबल हो जाते हैं बहुत क्लियरली, और ये लोग मूव करते करते कहाँ, बीचों बीच आ जाते हैं। ये देख रहे हो ना सेल के अंदर, ये बीचों बीच आ जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। तो सारे के सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं। यानी कि क्या, सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टू इक्वेटोरियल प्लेन्स पे आ जाते हैं। कहाँ पे बच्चे, इक्वेटोरियल प्लेन्स पे। और स्पिंडल फाइबर्स जिससे ये लटके हुए हैं ना बीचों बीच, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर्ड्स। कहाँ पे अटैच हो जाते हैं बच्चे, ये काइनेटोकोर्ड्स पर। याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी बच्चा सेंट्रोमियर लगा के नहीं आएगा। सेंट्रोमियर पे नहीं अटैच्ड होते हैं स्पिंडल फाइबर। कहाँ पे अटैच्ड होते हैं, हर किसी में काइनेटोकोर्ड्स पे अटैच्ड होते हैं। काइनेटोकोर्ड्स बच्चा क्या होता है ना, यहाँ पे सेंट्रोमियर के जस्ट साइड में यहाँ पे लगे होते हैं छोटा सा पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं, सेंट्रोमियर पे कभी नहीं होते, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं। और इनको कहाँ, इनको ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन पे ले आते हैं, ठीक है। क्लियरली विजिबल होते हैं सारे स्टेप्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन जो मैं लिख रही हूँ बहुत कंसाइज वे में, और बहुत जो वो होते हैं ना एकदम मोती वाले अक्षर होते हैं ना, एकदम बस इस चैप्टर के अंदर इस लाइन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, तो बस वही आपको एकदम ये सारी चीजों का वो मिल रहा है, सारी चीजें मतलब एक वे में आप पढ़ सकते हो। फिर मेटाफेज के बाद ये नेक्स्ट स्टेप कौन सा आ जाता है, एनाफेज का। किसका आ जाता है बच्चे, एनाफेज। नेक्स्ट स्टेप इज एनाफेज। प्यारे बच्चों अगर आप लोग एनाफेज की बात करोगे तो एनाफेज के अंदर क्या हो रहा है, ये क्या थे, अटैच्ड थे,
ठीक है, इसके अंदर जितना भी क्रोमोसोम था, सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, वो जो बीच से जुड़े होते हैं ना सेंट्रोमियर से, वो ऐसे फट जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये ऊपर भागने लग जाते हैं, ऊपर ऐसे, और ये फट जाते हैं। ये सिस्टर जो अच्छी खासी बहनें थी, अब ये एक दूसरे से क्या जुदा हो जाती हैं, ऐसे जुदा। किस फेज के अंदर होती है? एना फेज के अंदर होती हैं। आपको क्या लिखना है? सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टूवर्ड्स पोल। और ये देखो अब अलग अलग हो जाती है। आपको एनाफेज में बस मेन चीज यही याद रखनी है कि स्पिंडल फाइबर छोटे छोटे होने लग जाते हैं, अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। स्पिंडल फाइबर बिकम शॉर्टर। और इसके अंदर आप देखोगे ना, धीरे धीरे जितनी भी इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ना, ये वापस से फॉर्म होने लग जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम मोर विजिबल। अभी तक गायब थी, अब इसमें बहुत ज्यादा विजिबल सी बनने लग जाती है। ये सब किसके अंदर हो रहा है बच्चे? ये सब हो रहा है एनाफेज के अंदर। किसके अंदर? एनाफेज के अंदर। नेक्स्ट कौन सा है जो उसका लास्ट स्टेप है? दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर आपको मैं एक लाइन में लिखवा रही हूं, आपको बस अपोजिट कर देना है, यानी कि अपोजिट। आपको नहीं याद आ रहा होगा ना पेपर में, तो देखो सारी चीज प्रोफेज की याद है ना, प्रोफेज का उल्टा करके लिख देना, अपोजिट ऑफ प्रोफेज। यानी कि इसके अंदर क्या होगा? पूरा सेल है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। अब क्रोमोसोम फिर से दिखने बंद हो जाएंगे, डीकंडेंसेशन हो जाएगा। सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज थे, सारे के सारे वो वापस आने लग जाएंगे। यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज रीअपीयर्ड। सेल ऑर्गेनेलीज रीअपीयर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम फुल्ली डेवलप्ड। और सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सारे के सारे जितना भी क्रोमोसोम था डीकंडेंस्ड हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम बिकम डीकंडेंस्ड। आप इसके लास्ट में देखोगे कि कुछ कुछ आपको ऐसा फोटो दिखाई देने लग जाएगा। कैसा? ऐसा। जब ये टीलोफेज का खत्म होता है ना, तो ये कुछ कुछ ऐसा फोटो दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि अब देखो, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक इधर एक इधर। इसके अपना क्रोमोसोम है, इसका अपना क्रोमोसोम है, इसके अपने सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इसके अपने सेल ऑर्गेनेलीज हैं। अब केवल और केवल क्या हो रहा है? अब केवल और केवल साइटोकाइनेसिस बच रहा है। क्या? साइटोकाइनेसिस बच रहा है। इसके अंदर क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म बढ़ने लग जाता है, खूब ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म बढ़ता है। और फाइनली जैसे जैसे साइटोप्लाज्म बढ़ता है, इसके यहाँ पर मिडल में इसको बोलते हैं फरो स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? फरो स्ट्रक्चर। और यहाँ पे फाइनली क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। और फाइनली आपको ऐसे दो सेल्स दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा सिस्टम का खत्म हुआ? यहाँ पे बच्चा आपका माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। बहुत इजी था यार। ठीक है, मेन सारी चीजें यार मैंने आपको बता दी। मुझे ये लगता है कि मैंने आपके एनसीईआरटी की एक भी लाइन छोड़ रही हूँ। ठीक है, मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी है कि जो ये चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम लेने के लिए यार, बहुत इतना लंबा की ना ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत लंबे तरीके से बता रखा है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके भी बच्चों को बता रखा है यार। तो तुम्हें ना स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है यार। तुम्हें जहाँ पे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, तुम वहाँ से लो ना यार। अब टाइम का बड़ा कंस्ट्रेन है यार, टाइम बहुत कम है। और जहाँ भी अगर आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो तो देख लेना, मतलब बाद में आपको बहुत पछतावा होने वाला है। आपने पूरे साल आपको करना था, लेकिन अब नहीं है ना, अब नहीं है। और थोड़ा अब आपको फोकस होके बच्चा पढ़ना पड़ेगा। ये जो अभी आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो ना, मैं आपको लिख के दे रही हूँ यार, ये आपका बहुत आगे तक का बेस बना रहा है। नीट में CUT का एग्जाम दोगे या कोई भी एग्जाम दोगे ना, 11th क्लास का सबसे ज़्यादा मतलब आता है नीट के अंदर तो। और आपको सभी को पता है यार, 11th क्लास का इतना वाइड चैप्टर्स है, 19 चैप्टर्स हैं।
12th क्लास में सिर्फ 13 चैप्टर है, बहुत इजी से चैप्टर है। जिसने क्लास 11th को बहुत अच्छे से ले लिया ना, उसको 12th क्लास तो कुछ भी नहीं लगेगी यार। जैसे आप लोग 9th में आए थे ना, 9th आपको टफ लगी, फिर 10th आसान लगी, ऐसे अब आपको 11th बहुत टफ लग रही होगी और 12th बहुत क्या है, आसान है। चलो अब हम नेक्स्ट डिवीजन पे पढ़ते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कौन सा है बेटा, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस, और मियोसिस अभी हम पहला कौन सा पढ़ेंगे, फर्स्ट। इसके अंदर कितने स्टेप थे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। बस आपको ये पढ़ने हैं। बाकी अब मियोसिस सेकंड तो सेम लिख सकते हो, किसके अंदर सेम लिख सकते हो, माइटोटिक का। ठीक है, देखो मियोसिस 1 में आपको पता है सिर्फ गैमेट सेल्स के अंदर हो रहा है, यानी कि मानो ये क्या है, एक ओवम है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ओवम है और ये क्या है, ये स्पर्म है। गैमेट्स ही तो है, गैमेट्स ही तो है, तो इन्हीं के अंदर ही तो ये मियोसिस बन रहा है। यानी कि स्पर्म बनाने के लिए क्या बन रहा है, मियोसिस। ओवम बनाने के लिए क्या बन रहा है, मियोसिस। सारे के सारे गैमेट्स बनाने के लिए ये बनेगा, क्योंकि ये केवल और केवल किस में होता है, केवल और केवल हैप्लॉइड सेल्स में होता है बच्चे। किसमें, हैप्लॉइड सेल्स के अंदर। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो कौन सा है, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, देखो प्रोफेज 1 में ना आप इसके अंदर 5 स्टेप और देखोगे, किसके अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर। और आपको एक ऐसे याद रखना है, ऐसे लता जरा, मैंने तो ऐसे ही याद रख रखा है, पानी ला दे, 2 3 4 5 स्टेप है ना। लता से यानी कि लैप्टोटीन, जरा से यानी कि जाइगोटीन, पानी से यानी कि पैकाइटीन। लता जरा पानी दे दे, सॉरी आपको दे दे याद रखना है, दे दे। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस और डाइकाइनेसिस यानी डिप्लोटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, ऐसे याद रखना है यार। लता जरा पानी दे दे यार, प्लीज पानी दे दे, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और ये मैं अब आपको ना इससे पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि यार इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कहाँ गया, साइटोकाइनेसिस, ओके। देखो ये मियोसिस के कितने स्टेप्स हैं मैंने आपको बता दिया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ठीक है, इसमें से प्रोफेज सबसे लॉन्गर है, प्रोफेज सबसे लॉन्गर है और बाकी सारी छोटी छोटी, और यही थोड़ी सी आपको क्या, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी और थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी। नाम कैसे याद रखना है, लता जरा पानी दे दे, याद रखना है ऐसे, लता जरा पानी दे दे। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, इस सीक्वेंस में याद रखोगे तो वही ज्यादा, ऐसा मत पढ़ लेना पहले टीलोफेज होता है फिर एनाफेज। नहीं बच्चे, आपको इस चैप्टर के अंदर, आपको इसी सीक्वेंस के अंदर ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी प्यारे बच्चों। तो पहले प्रोफेज के अंदर कौन सी स्टेप हो रही है, लेप्टोटीन, पहली स्टेज है प्रोफेज 1 की। और इसमें क्या है, सारा का सारा जितना भी क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड होगा। पहले तो दिखता नहीं है, वही प्रोफेज वाला माइटोटिक वाला, उसमें भी नहीं दिखता था। अब इसमें फिर से कंडेंसेशन चालू होता है और ऑफ द ऑलरेडी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम नंबर तो वहीं बढ़ चुका है। जब एस फेज के अंदर ही क्या, अगर ये कितना है, अगर ये हैप्लॉइड है तो ये कितना हो चुका है, 2n हो चुका होगा। ठीक है, ये देखो मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ, ये देखो ये जितने भी अब हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर, मियोसिस के अंदर, इसके अंदर क्रोमोसोम इन होमोलॉगस पेयर इन ऑल डॉप्लॉइड ऑर्गन। अगर आप देख रहे हो, ये देखो एक तो मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा, ऐसे क्रोमोसोम आए होंगे और फिर इनका फ्यूजन हो गया होगा। जब इनका फ्यूजन हो गया होगा तो फिर क्या हुआ होगा, apart from the sex chromosome the other chromosomes are known as autosomes and they have homologous chromosome। ठीक है, तो इन वाले क्रोमोसोम में मतलब कि ये अलग है और ये अलग है, हैप्लॉइड है ये सारे के सारे।
ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स के अंदर हो रहा है वो अलग है। इन होमोलॉगस पेयर की क्या होती है, इनको जोड़ा जाता है, तभी तो चेंजेस आते हैं, तभी तो आप अपनी मम्मी से थोड़े से अलग दिखते हो, पापा से थोड़े से अलग दिखते हो, क्योंकि चेंज इसी के अंदर आता है। माइटोटिक डिवीजन के अंदर कभी भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, उससे तो एकदम क्लोन जैसी चीजें बनती हैं। चलो आ जाओ लेप्टोटीन पे वापस आ जाओ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम विजिबल। कंडेंसेशन का मतलब ही यही है कि क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखने लगेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, द क्रोमोसोम एट दिस स्टेज आर लिंक्ड एट अ स्ट्रिंग विद बीट्स कॉल्ड क्रोमोमियर्स। अभी मैं दिखाती हूँ। ईच सिस्टर क्रोमैटिड इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड दे आर सो क्लोज टुगेदर दैट दे कैन बी मिस्टेकन एज वन क्रोमोसोम। देखो अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पास आ जाते हैं ऐसे, बहुत ज्यादा पास। तो दिखने में ऐसा लगता है कि ये एक ही क्रोमोसोम है, दिखने में ऐसा लगता है कि ये एक ही क्रोमोसोम है, बट होते अलग अलग है। होते क्या है बच्चे, होते इसके अंदर अलग अलग क्रोमोसोम है। देखो अगर आप लोग माइक्रोस्कोप में दिखोगे तो ऐसे दिखोगे, ऐसे बीड्स के स्ट्रक्चर में सारे क्रोमोसोम है बच्चे। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था ना, डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था ना, ये सारे क्या हैं, क्रोमोसोम्स हैं, ये सारे क्रोमोसोम्स। ऐसा आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद बस लेप्टोटीन के अंदर कुछ नहीं हो रहा, बस क्रोमोसोम दिखने लगे, अच्छे से उभरने लगे, और इतने पास पास आ गए क्रोमोसोम की पता ही नहीं चल रहा कि अलग अलग है कि एक ही है। इस स्टेज के अंदर क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिंस टू पेयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज जाइगोनिना या फिर साइनेप्सिस फॉर्म होता है। देखो ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम था, ठीक है बच्चे, और ये वाला दूसरा क्रोमोसोम था, यानी कि अलग अलग है। ये ऐसे अटैच्ड हो जाते हैं, ऐसे अटैच्ड, पास पास आके ऐसे अटैच्ड हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस किसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं, ये साइनेप्सिस पूछा जा सकता है, जाइगोटीन के अंदर फॉर्म होते हैं। किसके अंदर बच्चे, जाइगोटीन के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, साइनेप्सिस का। ऐसे पास पास आके हल्के से जुड़ना चालू हो जाते हैं। यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। इस स्टेज को देखो हम लोग अगर बोल सकते हैं तो ये भी बोल सकते हैं कि टेट्रा वैलेंट स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 4 क्रोमैटिड्स हैं, 4 क्रोमैटिड्स। और इसका दूसरा नाम भी मतलब अलग अलग चीजों से लिखा होता है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम तो 2 ही है, एक ये वाला है, एक ये वाला, तो बाइवैलेंट क्रोमोसोम भी बोलते हैं, और इसको टेट्रावैलेंट स्टेज भी बोलते हैं, बाइवैलेंट क्रोमोसोम। क्योंकि इसके अंदर 4 क्रोमैटिड्स है, इसलिए टेट्रावैलेंट भी बोल देते हैं। 2 क्रोमोसोम है तो उसको बाइवैलेंट क्रोमोसोम भी बोल देते हैं। इन वर्ड्स में, इन टर्मिनोलॉजी में बच्चा आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, these synapses can form the entire length of the chromosome allowing numerous points of contact called synaptical complex। और इसके आसपास कितना ये सारा का सारा साइनेप्सिस बनाते हैं। फिर इसके साथ यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, भी आगे देखोगे। तो इस यहाँ पे जितना भी फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाप्टिकल कॉम्प्लेक्स। साइनॉप्टिकल कॉम्प्लेक्स, साइनॉप्टिकल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे सारे के एरिया को। इसके बाद द साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स फैसिलिटेट साइनेप्सिस बाय होल्डिंग द क्रोमोसोम टुगेदर, और होल्ड करके रखते हैं बहुत, मतलब ये समझ लो मुश्किल से 1 या 2 मिनट की होती है स्टेज, फिर दूसरे पे चली जाती है, ठीक है। आफ्टर द होमोलॉगस पेयर द साइनेप्सिस दे आर आइदर कॉल्ड बाइवैलेंट। देखा, इनको बाइवैलेंट भी बोलते हैं क्योंकि 2 क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, बाइवैलेंट क्रोमोसोम बनाते हैं। इसके बाद स्टार्ट हो जाती है कौन सी स्टेज, पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्या होता है, अब जितने भी ये क्या थे, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम था, वैसे ही बनाते हैं ना, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम था और दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम था, ये जुड़े हुए थे ना, ये क्या ऐसे जुड़े हुए थे। अब ये जब जुड़ गए तो ये क्या करेंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल क्रॉस करेंगे, आधा पीले वाले का ऑरेंज पे चला जाएगा, आधा ऑरेंज वाले का कहाँ, पीले पे चला जाएगा, पीले पे चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का क्रॉसिंग ओवर होगा, जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर।
यहाँ पे एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल का क्या एक्सचेंज भी आप लोग देखोगे किसके अंदर, किसके अंदर बच्चा देखोगे, भूलना नहीं है, पैकाइटिन के अंदर, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस स्टेज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल चेंज ओवर, पूछा जाता है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किस में हो रहा है, साइनेप्सिस किस में बनते हैं, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एग शेप्ड चाइस्मेटा आर फॉर्म्ड, ये देख रहे हो ना, एस शेप्ड के बन जाते हैं ऐसे कुछ एस शेप्ड के आपको दिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अरे कहाँ चला गया, एक्स शेप्ड चाइस्मेटा। ये देखो कुछ एक्स दिख रहे हैं ना, तो इसमें क्या बनाते हैं, एक्स शेप चाइस्मेटा का भी फॉर्मेशन इसी में ही होता है। याद रखेंगे यार, एक एक चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज मैं फालतू की नहीं बोल रही हूँ, एक एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो जब पैकाइटिन से गुजरते हैं, पैकाइटिन के बाद ये कहाँ जाते हैं, डिप्लोटीन के अंदर। जब ये एक्सचेंज कर लेंगे अपना जेनेटिक मटेरियल, फिर ये आपस में क्या अपना वहां से अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेपरेट होंगे किसके अंदर, डिप्लोटीन के अंदर। और सेपरेट होने के बाद होमोलॉगस क्रोमोसोम यूनाइटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरचेंज ऑफ चाइस्मेटा। भी बताती हूँ क्या होता है। चाइस्मेटा आर फॉर्म्ड एट द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन द डिप्लोटीन स्टेज। इसके अंदर बेटा ये जितने भी थे ना वो अलग हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है। किसका, होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है। विद द प्रोग्रेसेस ऑफ डिप्लोटीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिसऑर्गेनाइज्ड एंड द न्यूक्लियर, अब जैसे जैसे प्रोफेज ही तो चल रही है, डिप्लोटीन लास्ट है, अब जैसे जैसे प्रोफेज खत्म हो रहा है वैसे वैसे देखो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे क्या गायब सी होनी चालू हो गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्ड हो गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है कौन सा फेज, डाइकाइनेसिस फेज। इसके अंदर बाइवेलेंट्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियस, और फिर इधर उधर थोड़े से बिखर जाते हैं बाइवेलेंट। जितने 23 होंगे ना, ये कितने होंगे पेयर में, ऐसे 23 पेयर होंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है चाइस्मेटा टूवर्ड्स द एंड, यानी कि चाइस्मेटा का फॉर्मेशन धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। और वो एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। देखो ऐसे टूटने लग जाते हैं ये, और फिर इधर उधर भागने से लग जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे जाने से लगती है, बिखरने से लगती है, किसके अंदर, डाइकाइनेसिस के अंदर। क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच्ड ओनली एट द टर्मिनल चाइस्मेटा एंड एंटर द मेटाफेज स्टेज। अब देखो ये ना थोड़े थोड़े, अब जैसे ही प्रोफेज से, अब ये जैसे ही जा रहे हैं ना प्रोफेज में, प्रोफेज के एंड स्ट्रक्चर का पता है कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, प्रोफेज का एंड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये होमोलॉगस थे, बिल्कुल टर्मिनल्स से जुड़े होते हैं, बिल्कुल बहुत थोड़े से टर्मिनल से, बहुत हल्के से, बहुत हल्के से जुड़े होते हैं, बहुत हल्के से। और ये आपस में ऐसा थोड़ा सा खींचना भी चालू कर देते हैं, ठीक है, बहुत हल्के से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशंस पर आ जाते हैं, टर्मिनल पोजीशन। कहाँ पे आ जाते हैं बच्चे, टर्मिनल पोजीशंस पे आ जाते हैं, ऐसे एकदम दूर दूर। और प्रोफेज के बाद खत्म होते ही किस में चले जाएंगे, मेटाफेज फर्स्ट में चले जाते हैं बच्चा। किस में, मेटाफेज फर्स्ट में। फिर सेम चीज होगी, मेटाफेज फर्स्ट में क्या क्या होगा, ठीक है, ये सेल थे और इसके अंदर कितने ऐसे 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 23। वही सेम होगा, बट इस बार क्या है, ये क्या है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम है। माइटोसिस में बाइवेलेंट नहीं थे। ऐसे 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 23 क्रोमोसोम लगे होंगे। और वही सेम चीज स्पिंडल फाइबर एस्टर का फॉर्मेशन होगा। स्पिंडल फाइबर ऐसे काइनेटोकोर पे कनेक्टेड होंगे इधर से ये वाले, और ये सारे के सारे किस पे आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे। सेम चीजें लिख कर आनी है, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर पे कनेक्टेड हो जाएंगे। क्लास है, क्लास है।
तो ये जितने भी क्रोमोसोम है ये कहाँ पे कनेक्टेड हो जाएंगे बच्चे, काइनेटोकोर्स पे कनेक्टेड हो जाएंगे, काइनेटोकोर्स पे कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज आप माइटोसिस वाली इधर लिख सकते हो। अगर देखो मेटाफेज की अगर आप लोग बात करोगे वही है, मियोसिस 1 में क्या होगा, मेटाफेज में प्रोसेस कॉल्ड इंडिपेंडेंट लाइन अप रैंडमली एंड अलाइन देमसेल्फ आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, किसी भी साइड के इक्वेटर के लाइन अप हो जाएंगे। एट दिस स्टेज 50% ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट माइग्रेटिंग द अपोजिट पोल्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल, और धीरे धीरे अब स्टार्ट हो जाएंगे फटना, धीरे धीरे आपस में एक दूसरे को खींचना चालू कर देंगे, किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर। ये देखो ऐसे खींचना चालू कर देंगे, और देखो थोड़ा थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया ना जेनेटिक मटेरियल, रेड का ब्लू पे लग गया, ब्लू का रेड पे लग जाता है। इसके बाद कौन सा प्रोसेस चालू होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है यार, सेम चीजें कि फाइनली ये एनाफेज के अंदर हमेशा, चाहे कोई भी स्टेज हो एनाफेज के अंदर, ये सारे के सारे क्रोमोसोम आपस में फट जाएंगे। ये जितने भी बहनें थी ना टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम, ये अब सिंगल हो जाएंगे, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम आपस में फटने लग जाएंगे। यानी कि अब आप देखोगे कि जो मैंने अगर आपको सेल बनाया था ऐसा वाला, तो इसके अंदर क्या, इसके अंदर येलो वाले तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और जितना भी दूसरे वाले थे, है ना, जो दूसरे थे वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, और यहाँ पे इनका थोड़ा थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल भी लग जाएगा, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, ऐसे इनका जेनेटिक मटेरियल भी ऐसे ही लग जाएगा ऐसे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनाफेज। और धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से वापस आने लग जाएगी, किसके अंदर, एनाफेज के अंदर बच्चे। ठीक है, द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन टाइटली बॉन्ड, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो तो अभी भी साथ में जुड़ी हुई है ना, यानी कि ये ऑरेंज वाली तो ऐसे वाली तो जुड़ी हुई है, ये तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये तो अभी भी जुड़ी हुई हैं ऐसे। ठीक है, द चायस्मेटा ब्रोकन इन द माइक्रोट्यूब्यूल, चायस्मेटा टूट जाते हैं। ठीक है, नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स लैन पुशिंग द सेंट्रोमियर फार्दर अपार्ट एंड द सेल स्टार्ट इलोंगेटेड, यानी कि जितने भी स्पिंडल फाइबर हैं छोटे 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 चालू होंगे, और जितने भी क्रोमोसोम है अपोजिट पोल्स जाना स्टार्ट हो जाते हैं, किसके अंदर, एनाफेज के अंदर। एनाफेज के बाद कौन सा स्टार्ट होगा, उसके बाद स्टार्ट होगा बच्चा कौन सा, टीलोफेज फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट मतलब एंड हो रहा है पहला मियोटिक डिवीजन का। ये आप एक लाइन में बोल रही हूँ, आप इसको अपोजिट लिख सकते हो प्रोफेज का। अब इसमें प्रोफेज फर्स्ट का अपोजिट लिख दो, यानी कि सारे सेल ऑर्गेनेलीज आने लग गए, डीकंडेंसेशन, क्रोमोसोम दिखेंगे थोड़ी इतनी आसानी से, अब तो चले गए। डीकंडेंसेशन होने लगा किसका, क्रोमोसोम्स का। ईच डॉटर सेल नाउ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि आप टीलोफेज के अंदर की बात करोगे ना तो ऐसे सेल्स बन जाएंगे ऐसे, वही सेम, यानी कि इसके क्रोमोसोम आ गए ऐसे ऐसे आ गए, और इसके क्रोमोसोम अपने इधर आ गए, एक्सचेंज हो चुका है जेनेटिक मटेरियल का, ऐसे फूल से खिल गए यहाँ पे आके। ऐसा टीलोफेज के एंड में हो जाएगा, टीलोफेज फर्स्ट के एंड में। और फिर यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा फिर से एक बार, क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे एक्सचेंज और जेनेटिक मटेरियल हो चुका है, इसका थोड़ा सा इस पे आ गया है ना, और इस वाले का थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल इस पे आ गया है। यही चीजें तो छोटी छोटी म्यूटेशन लाती हैं, चेंजेस लाती हैं, इवोल्यूशन धीरे धीरे ये साल साल पे चेंज होते हैं, 100 साल 200 साल, इन्हीं चीजों से इवोल्यूशन आता है। माइटोटिक डिवीजन कभी भी इवोल्यूशन नहीं ला पाता, म्यूटेशन नहीं ला पाता, वो तो अपने जैसे एग्जैक्ट कॉपी बनाता है क्लोन्स की तरह। ये ऐसा कुछ नहीं करता, ये बच्चा ऐसा ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल का कि कुछ क्वालिटीज इसकी इस पे आ गई, कुछ क्वालिटीज इसकी उस पर आ जाएगी, दैट इज साइटोकाइनेसिस। और फाइनली अब आप देखोगे ये सेल बनेगा अलग और ये सेल बन जाएगा अलग, और अब ये सेल किस में जाएगा, मियोसिस सेकेंड के अंदर, मियोसिस सेकेंड के अंदर चला जाएगा ये वाला सेल। बहुत इजी है, मियोसिस सेकेंड पूरा का पूरा कैसा है, माइटोटिक डिवीजन जैसा, इसमें कुछ भी लैप्टोटीन जाइगोटीन ये वाली स्टेजेस बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इजीली देखो अब कितना इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो मियोसिस सेकेंड्स की बात करोगे तो इसके अंदर देखो कुछ भी नहीं हो रहा, इसके अंदर पहले तो चलो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अब मानो ये वाला सेल था,
ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं? प्रोफेज सेकंड की बात कर रही हूँ। डायग्राम से बना के दिखवा दूंगी, समझ में आ जाएगा। प्रोफेज सेकंड में सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज थे सारे हट जाएंगे, ठीक है। ये क्रोमोसोम फिर से दिखने लग जाएंगे, सारा आप लिख सकते हो माइटोसिस, फिर से रीअपियर्ड होना चालू हो जाएंगे। किसके अंदर? प्रोफेज सेकंड के अंदर। जब इसके अंदर ये चालू हो जाएंगे फिर ये सेल किस में चला जाएगा? प्रोफेज के बाद एनाफेज, नहीं मेटाफेज, सॉरी मेटाफेज सेकंड में। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा? ये सेल है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है काइंड ऑफ, और यहाँ पे क्या है? ये क्या थे? होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, जिसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है ना। यहाँ पे ऑरेंज वाले का जेनेटिक मटेरियल आ चुका है। मेटाफेज पे फिर से ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आएंगे, एस्टर का फॉर्मेशन होगा और स्पिंडल फाइबर से क्या बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई दुख दुविधा? बिल्कुल सेम है माइटोटिक जैसे। इक्वेटोरियल प्लेन पे आए, सबसे क्लियरली विजिबल होते हैं इस स्टेज पे क्रोमोसोम। फिर एनाफेज के अंदर ये क्या हो जाते हैं? एनाफेज के अंदर ये फट जाते हैं। एनाफेज के अंदर बच्चा क्या होता है? ये फट जाते हैं और ये सारे क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने चालू कर देते हैं। ऐसे अलग अलग होंगे ना, अब इनकी रीढ़ की हड्डी अलग हो गई, अब ये ऐसे अलग अलग होना चालू हो जाते हैं। यानी कि क्रोमोसोम सेपरेटेड एंड जितने भी क्रोमैटिड्स हैं ये सब अपोजिट पोल्स पे स्टार्ट हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर इनको अटैच कर लेगा, फिर से वही बनेगा एंड में जो बनता है सब। एक इधर एक इधर, इसके अपने क्रोमोसोम इसके अपने क्रोमोसोम, और फिर साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और फाइनली ये दोनों आपस में टूट जाएंगे, ठीक है। टीलोफेज तक ऐसे आएगा, फिर साइटोकाइनेसिस का साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जितने भी अब ये नए सेल बनेंगे ये कैसे हो जाएंगे? मैं लिख सकती हूँ एक सेल से कितने बने? पहले तो 2 बने। ये सेल कैसा था जिससे ये स्टार्ट हुआ था? ये कैसा था? हैप्लॉइड था, लेकिन एस फेज के अंदर ये डबल हो गया, यानी कि कैसा हो गया था? ये 2 एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड में ये 2n हो गया, फिर इससे और डिवाइडेड हुए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n, ये भी हो जाएगा n, और ये भी हो जाएगा n। समझे कि नहीं? ऐसे ही बनते हैं सारे गैमेट्स, n। तो आई होप यार तुम लोगों को मेरा क्लास ये पसंद आया होगा, ठीक है। मैंने सारे के सारे कोर पॉइंट्स आपकी कवर करे हैं, पूरा एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। एंड अगर आप लोगों को ये मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो यार बच्चे आप लोग लाइक करके ज़रूर जाना। ऐसा नहीं है कि 11th वालों को बिल्कुल ही भूल गया, मैं तो एटलीस्ट नहीं भूली हूँ। क्लास 12 तो देखो चलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है 11th वालों के पास कहीं कंटेंट की कमी ना हो, है ना। कोई पढ़ाने वाला कम से कम मेहनत करते हैं, मैं देखा 11th के लिए, लेकिन मेरी तरफ से पूरा एफर्ट है आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए एंड बिना स्ट्रेस के आराम से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।